नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी फिल्म की कहानी बताने जा रहे हैं जो आपको अंदर तक हिला देगी। फिल्म का नाम है स्ट्रॉ और ये एक ऐसी माँ की कहानी है जिसकी जिंदगी किसी तूफान से कम नहीं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक ऐसी सुबह से होती है जो देखने में तो शांत और नॉर्मल लगती है, लेकिन हवा में एक अजीब सी टेंशन है। हमें तुरंत जेनी विल्किंसन से मिलवाया जाता है जो एक माँ है और जिसकी जिंदगी एक कांस्टेंट अपहिल बैटल है। पहला जोरदार झटका सुबह सुबह ही लगता है। एक इविक्शन नोटिस आ जाता है। शुरुआत में ही ये बात दर्दनाक तरीके से साफ हो जाती है कि स्टेक्स कितने ऊंचे हैं। जेरिया, जो हमेशा से एक कमिटेड माँ है, अपनी छोटी बेटी आर्या को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। एरिया, जो एक बहुत स्मार्ट और इमेजिनेटिव बच्ची है, अपनी स्कूल का प्रोजेक्ट बड़े गर्व से दिखाती है, माइनस वो वायर्स और बैटरीज का एक जंबल है। जनिया इविक्शन के इस लूमिंग थ्रेट के बावजूद उसकी तारीफ करती है, लेकिन वो उसे प्यार से वार्न करती है कि पानी इसे खराब कर सकता है क्योंकि ये एक बहुत डेलिकेट इलेक्ट्रिकल क्रिएशन है। सच कहूं तो ये कितना प्यारा है कि एरिया अपनी इस इन्वेंशन पर इतनी प्राउड थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी माँ के आसपास कितना बड़ा तूफान आने वाला था। आर्या की इनोसेंस जनिया के स्ट्रगल की एक और लेयर सामने ले आती है। एरिया बहुत हार्ट ब्रेकिंग तरीके से पूछती है कि क्या उसे आज स्कूल जाना ही होगा, और जनिया थकावट और प्यार के मिले जुले अंदाज में कंफर्म करती है कि हाँ, उसे जाना होगा और उसे याद दिलाती है कि वो कितनी स्मार्ट है। और फिर आता है वो गट पंच। आर्या लंच के लिए $40 मांगती है। वो बताती है कि उसकी टीचर उन स्टूडेंट्स को पब्लिकली शेम करती है जो पैसे नहीं दे पाते, उन्हें अलग से खाने पर मजबूर किया जाता है। जनिया का गुस्सा पैल्पेबल था। लंच मनी के लिए ये छोटी सी रिक्वेस्ट जनिया पर पड़ रहे कांस्टेंट फाइनेंशियल स्ट्रेन को दिखाती है। वो अपनी बेटी के लिए लगातार टायरलेसली काम कर रही थी। सुबह का कम्यूट भी कोई आसान नहीं था। जनिया को बेनी मिलता है, एक आदमी जो हैंडआउट्स के लिए अक्सर उसी पर रिलाई करता है। वो उसे बताती है कि वो आज उसे कुछ नहीं दे सकती। बेनी अपनी खुद की स्ट्रगल के बावजूद जनिया को आर्या की मेडिकेशन के लिए पैसे देने की कोशिश करता है। उसे जनिया की इतनी मेहनत और बिना आराम के काम करने की चिंता थी, जो बताता है कि कम्युनिटी को उसकी परेशानी का अंदाजा था। जनिया, जो हमेशा रेजिलिएंट रहती है, उसे रिएश्योरेंस देती है कि एरिया अपनी बीमारियों से आउटग्रो कर जाएगी और वो इवेंचुअली नर्सिंग परस्यू करेगी। जैसे ही जनिया एरिया को वुड्रो विल्सन एलिमेंट्री स्कूल पर छोड़ती है और प्रॉमिस करती है कि वो लंच मनी बाद में लाएगी ताकि एरिया अपने दोस्तों के साथ खा सके, तभी एक चिलिंग कॉन्फ्रंटेशन सामने आती है। लैंडलॉर्ड, एक रूथलेस महिला जिसे जनिया की फाइनेंशियल स्ट्रगल्स या उसके बच्चे की वेलबीइंग की जरा भी परवाह नहीं थी, इविक्शन थ्रेट को फिर से दोहराती है। उसने एक इविक्शन ऑर्डर के लिए अप्लाई कर दिया था और जनिया को वार्न करती है कि अगर वो सुबह के 10 बजे तक रेंट मनी के साथ वापस नहीं आई तो उसका सारा सामान सड़क पर फेंक दिया जाएगा। वो तो जनिया की इस बात को भी डिसमिस कर देती है कि उसकी बेटी नॉइजी नेबर्स की वजह से सो नहीं पाती। वो कहती है दे पे रेंट। उसकी ये कैलसनेस बहुत इन्फ्यूरिएटिंग थी। अपनी नौकरी पर सुपर सेंटर में जनिया पर तुरंत प्रेशर आ जाता है। वो महीने का पहला दिन था, एक केओटिक डे, और एक कॉलीग एंजेला ने सिक कॉल कर दिया था जिससे वे शॉर्ट स्टाफ्ड थे। उसका बॉस रिचर्ड एक एब्सोल्यूट टेरर था, ऑर्डर्स बाक कर रहा था और स्पीड डिमांड कर रहा था। जैसे ही वो अपना काम करने की कोशिश करती है, एक कस्टमर एक ऐसे कार्ड से आइटम्स खरीदने की कोशिश करता है जो एक्सेप्ट नहीं होता। जनिया पॉलिसी एनफोर्स करने की कोशिश करती है तो कस्टमर एक वायलेंट आउटबर्स्ट करता है। वो आइटम्स फेंकता है और उसे इंसल्ट करता है। उसके वर्क डे में ये बढ़ता हुआ फ्रस्ट्रेशन आने वाले एक्सप्लोजन का फोरशैडो था। और फिर फोन बजता है। वो एरिया के स्कूल से था। जनिया, जो पहले से ही रिचर्ड के साथ थिन आइस पर थी, रिक्वेस्ट करती है कि उसे वो कॉल लेने दिया जाए। एक्सप्लेन करती है कि वो एरिया के बारे में है। रिचर्ड पूरी तरह से अनसिंपैथेटिक था। डिक्लेयर करता है कि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि प्रेसिडेंट कॉल कर रहा है और उसे कस्टमर्स की लंबी लाइन के बारे में वार्न करता है। वो उसे याद दिलाता है कि पर्सनल कॉल्स करना पॉलिसी के अगेंस्ट है। जनिया डिस्ट्रॉट होकर इंसिस्ट करती है कि स्कूल में कुछ हुआ है और उसे जाना होगा। रिचर्ड गुस्से में उसे वापस आने के लिए सिर्फ 30 मिनट्स देता है। उसकी जॉब थ्रेटन करता है और उसे उसका पेचेक तुरंत देने से मना कर देता है, स्टेटिंग इट विल बी मेल्ड। ये पहला क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट था। जनिया अब एक रॉक और हार्ड प्लेस के बीच फंसी हुई थी। उसकी बेटी, उसकी नौकरी और उसका घर। $40 लंच मनी और रेंट के लिए डेस्परेट, जनिया बेनेवलेंट बैंक की तरफ दौड़ती है जो उसके जॉब के ठीक ऑपोजिट था। वो पैसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन एटीएम पर इनसफिशिएंट फंड्स फ्लैश होता है जबकि उसके अकाउंट में $47 का बैलेंस था। वो एक टेलर टेसा से बात करती है जो उसे इन्फॉर्म करती है कि अकाउंट फ्रोजन है क्योंकि वो मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम बैलेंस से नीचे गिर गया था। टेसा पोलाइट थी लेकिन अनयील्डिंग। वो जनिया को फंड्स निकालने में मदद नहीं कर पाती। जैसे ही जनिया अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करने की फ्रूटलेसली कोशिश कर रही होती है, सीन एरिया के स्कूल पर कट होता है। चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज, जिसे डायन हचिंसन रिप्रेजेंट कर रही थी, पहले से ही वहां मौजूद थे। उन्होंने एरिया को ले लिया था। जनिया पर निग्लेक्ट का आरोप लगा रहे थे।
आरोप बहुत डेवस्टेटिंग थे। एरिया स्कूल भूखी आती है और उसकी टीचर क्लेम करती है कि वो अक्सर गंदी होती है। जनिया फ्रेंजी में आती है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि वो आर्या को खिलाने के लिए 2 जॉब्स करती है, कि आर्या को डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेड स्पेशल डाइटरी नीड्स है और कभी-कभी गैस ऑफ होने की वजह से गर्म पानी नहीं होता, लेकिन वो उसे हमेशा नहलाती है। वो उनसे भीख मांगती है कि वे उसकी बेटी को ना ले, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वे उसे बताते हैं कि ऐसा पहले ही हो चुका है और उसे एक बिजनेस कार्ड देते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि वे टच में रहेंगे। ये मोमेंट बहुत डेवस्टेटिंग था, जो गरीबी से जूझ रहे लोगों द्वारा झेली जाने वाली सिस्टेमिक फेलियर्स और जजमेंट्स को उजागर करता है। और जब आपको लगता है कि हालात इससे बुरे नहीं हो सकते तो वे होते हैं। जनिया ड्राइव कर रही होती है, उसे एक पुलिस ऑफिसर ऑलिवर रैम्ड ऑफ द रोड कर देता है, जो उसे वायलेंस की धमकी देता है। कहता है कि अगर उसने उसे दोबारा देखा तो वो कानूनी तरीके से स्प्लैटर हर ब्रेन्स कर देगा। वाह, क्या प्रोफेशनलिज्म है। एक और ऑफिसर सैम फिर जनिया को एक टिकट देता है और उसकी कार इंपाउंड कर लेता है, क्योंकि उसका लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया था। जनिया गिड़गिड़ाती है, एक्सप्लेन करती है कि अगर एरिया बीमार हो गई तो उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसकी कार की जरूरत है, क्योंकि वो एम्बुलेंस का इंतजार नहीं कर सकती। लेकिन उसकी प्लीड्स अनसुनी रह जाती हैं। उसके ट्रांसपोर्टेशन का एकमात्र साधन जो उसकी बेटी की मेडिकल नीड्स के लिए क्रूशियल था, चला गया था। याद है जब आपकी कार लगभग ले ली गई थी क्योंकि आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया था? हाँ, जनिया को वो दर्द पता है, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय लाइक 1000। रिचर्ड, जनिया का बॉस, सुपर सेंटर से सब देख रहा था। जब जनिया वापस आती है एक भीगी हुई और हारी हुई रेक की तरह, रिचर्ड उस पर बरस पड़ता है। वो बहुत फ्यूरियस था कि वो 2 घंटे के लिए गायब थी और मिशेल की वजह से उसे पता था कि वो बैंक में थी, एरिया के स्कूल में नहीं। उसने उसे स्पॉट पर फायर कर दिया। वो उसे उसकी चेक देने से मना कर देता है और दोहराता है कि वो मेल कर दी जाएगी। जैसे ही जनिया अपनी चेक के लिए भीख मांगती है, उसे याद दिलाती है कि उसे रेंट और एरिया के लंच के लिए चाहिए। रिचर्ड एक और क्रूअल ब्लो देता है। उसने लैंडलॉर्ड को ऑर्डर दिया था कि वो उसका सारा सामान स्ट्रीट पर फेंक दे। जनिया दौड़कर वापस जाती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसका अपार्टमेंट स्ट्रिप बेयर था। उसकी कुछ चीजें, जिसमें एरिया की मेडिकेशन भी थी, साइडवॉक पर बिखरी पड़ी थी। पूरी दुनिया ने लिटरली उसे बाहर धकेल दिया था। एक हॉरिफाइंग एस्केलेशन में जनिया खुद को सुपर सेंटर में एक कॉन्फ्रंटेशन में पाती है। एक रॉबर्ट जो उसे नाम से जानता था, शायद उसकी नेम टैग से देखकर उसे मजबूर करता है कि वो पैसे अपने बैकपैक में डाले। ये वही आदमी था जिसे स्टोर मैनेजर ने शॉट किया था। स्टोर मैनेजर, जिसे भी शॉट लगी थी, जनिया पर रॉबरी ऑर्केस्ट्रेट करने का आरोप लगाता है। क्लेम करता है कि उसने पूरी चीज प्लान की थी और वो रॉबर को जानती थी। ये एक्यूजेशन उसकी पहले की फायरिंग के साथ मिलकर एक डायर सिचुएशन पैदा करती है, उसे एक मर्डरर और को-कंस्पिरेटर का लेबल देती है। डिस्पैचर कॉल रिसीव करके ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन पुलिस को रिले करता है। ये हमें पिवटल मोमेंट पर लाता है। जनिया आर्या के बैकपैक में स्टोलन मनी और रॉबर की गन हाथ में लेकर बेनेवलेंट बैंक में एंटर करती है। वो वहां लूटने नहीं आई थी, वो अपनी चेक कैश करने आई थी। बैंक मैनेजर, निकोल और टेलर्स डरे हुए थे। जनिया टेसा को याद करती है, उससे अपनी चेक कैश करने के लिए प्लीड करती है, लेकिन टीसा मना कर देती है क्योंकि जनिया के पास आईडी नहीं थी और कंपनी पॉलिसी थी। जैसे ही जनिया और डेस्परेट होती है, अपनी चेक डिमांड करती है, एक साइलेंट अलार्म ट्रिगर हो जाता है, जिससे पुलिस को बैंक रॉबरी इन प्रोग्रेस का अलर्ट मिलता है। 911 डिस्पैचर को निकोल से कॉल आता है, जो टेरिफाइड होकर जनिया का डिस्क्रिप्शन देती है और एक टेरिफाइंग डिटेल जोड़ती है, शी हैज अ बॉम्ब। प्लॉट ट्विस्ट, ये बॉम्ब असल में एरिया का स्कूल प्रोजेक्ट था, वही जिसमें वायर्स और बैटरीज थे, जिसकी जनिया ने सुबह तारीफ की थी। पता चला एरिया का स्कूल प्रोजेक्ट जितना सोचा था उससे ज्यादा एक्सप्लोजिव था। लिटरली, या आपको पता है, नहीं भी था। डिटेल्स पुलिस चीफ विल्सन के नेतृत्व में सीन पर पहुंचती है, इसे एक फुल ब्लोन हॉस्टेज सिचुएशन की तरह ट्रीट करती है। बैंक के अंदर सिचुएशन कियोटिक थी। रिचर्ड का सिक्योरिटी गार्ड, जिसने सुपर सेंटर इंसिडेंट देखा था, जनिया पर मर्डर और बैंक रॉबरी का आरोप लगाता है। जनिया एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि रॉबर ने जब उस पर हमला किया तो गन एक्सीडेंटली फायर हो गई थी और उसे सिर्फ अपनी चेक चाहिए थी। ऑफिसर के रेमंड, एक फॉर्मर मिलिट्री नेगोशिएटर, कम्युनिकेशन संभाल लेती है। वो रिपोर्ट बनाने की कोशिश करती है, लेकिन जनिया एक दिन के रिलेंटलेस ट्रॉमा से भरी हुई वेरी थी। जनिया कुछ हॉस्टेजेस को रिलीज करती है। ये दिखाता है कि वो वास्तव में मिलिशियस नहीं थी। वो रिमेनिंग हॉस्टेजेस के लिए चेयर्स भी लाती है, पूरे दिन खड़े रहने की डिस्कम्फर्ट को समझते हुए। सही में, अगर आपने कभी किसी कंपैशनेट क्रिमिनल को देखा हो तो वो यही थी। एक ओल्डर फीमेल हॉस्टेज जो कम्युनिटी से जनिया को जानती थी, आगे आती है, उसके कैरेक्टर का डिफेंड करती है, उसे एक गुड पर्सन और एक गुड मदर कहती है। वो जनिया की स्ट्रगल्स के साथ सिंपैथाइज भी करती है, उसे कहती है, आई होप यू मेक इट हनी। ये केओस के बीच मानवता की एक झलक देता है। इसी बीच रिचर्ड का सिक्योरिटी गार्ड सुपर सेंटर इंसिडेंट से अभी भी रीलिंग और अपेरेंटली जनिया को कुछ खास पसंद नहीं करता था। भागने की कोशिश करता है और उसे गोली लग जाती है। बाहर पुलिस गोली की आवाज सुनती है। फिर एक सरप्राइजिंग डेवलपमेंट होता है। हॉस्टेजेस में से एक बैंक के अंदर से इवेंट्स को लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर देता है। इससे सब कुछ बदल जाता है।
पब्लिक जनिया की रॉ इमोशन देखता है और उसकी कहानी सुनता है। एरिया की हेल्थ के साथ उसकी स्ट्रगल्स, जॉब लॉस और एविक्शन के बारे में पता चलता है। नैरेटिव शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। बाहर एक भीड़ जमा हो जाती है। फ्री जनिया और वी स्टैंड विद जनिया के नारे लगाती है। यहाँ तक कि बेनी, वो होमलेस आदमी जिसे वो पैसे देती थी, न्यूज पर आकर उसके कैरेक्टर को वैलिडेट करता है। FBI, जिसे एजेंट ब्राइस रिप्रेजेंट करता है, आता है और नेगोशिएशन संभालने की कोशिश करता है। वे बहुत कम एम्पैथेटिक थे, फेडरल क्राइम और मर्डर पर फोकस कर रहे थे, क्योंकि किसे पीसफुल रेजोल्यूशन चाहिए जब आपके पास एक फुल ब्लोन फेडरल इंटरवेंशन हो सके, है ना? लेकिन चीफ विल्सन रेमंड की प्रोग्रेस और जनिया की यूनिक सिचुएशन को पहचानते हुए FBI की एग्रेसिव टैक्टिक्स का विरोध करता है, रेमंड को जारी रखने की अनुमति देता है। रेमंड, जो खुद एक सिंगल मदर थी, जनिया की प्लाइट से कनेक्ट करती है, अपनी खुद की इविक्शन की कहानी शेयर करती है। वो एक बच्चे को अकेले पालने के क्रशिंग वेट को समझती है। वो जनिया से कहती है, आई सी यू, आई हियर यू, आई वॉन्ट टू हेल्प यू। ये इमोशनल कनेक्शन एक वाइटल टर्निंग पॉइंट था। जनिया, वॉर्न डाउन और वल्नरेबल, अपने ब्रेकडाउन के गहरे कारण बताती है। वो एरिया के प्रीमेच्योर बर्थ के बारे में बताती है, मेडिकल बिल्स और इंश्योरेंस के साथ उसकी स्ट्रगल्स, और डॉक्टर्स जिन्होंने उसकी चिंताओं को डिसमिस्ड किया, यहाँ तक कि सजेस्ट किया कि वे चाहते थे कि उसे मिसकैरी हो। गरीब और इनविजिबल होने का क्रशिंग बर्डन स्पष्ट था। एक ट्रूली हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट में जनिया रेमंड से पूछती है कि क्या वो जेल में रहते हुए एरिया की फॉस्टर पेरेंट बन सकती है। रेमंड सहमत हो जाती है, एरिया की देखभाल करने का प्रॉमिस करती है। समर्थन का ये प्रॉमिस फाइनली जनिया के हार्डन्ड एक्सटीरियर को तोड़ देता है। एक और हॉस्टेज, एक एल्डरली महिला जो डायबिटिक थी, तबीयत खराब महसूस करने लगती है। जनिया अपनी खुद की टर्मोइल के बावजूद तुरंत खतरे को पहचानती है और महिला को मेडिकल अटेंशन के लिए रिलीज करने की अनुमति देती है। ये उसकी कंपैशनेट नेचर को और साबित करता है। उस बूढ़ी महिला की ग्रैटिट्यूड पर सलाह टाइमलेस। हालांकि उसकी फैशन एडवाइस शायद अभी भी 40 में अटकी हुई थी। ये रेफरेंस उसके ऑफिस से एक ब्लेजर ऑफर करने के बारे में था। FBI अभी भी प्रोसीजर और बॉम्ब पर फिक्सेटेड, कम्युनिकेशंस कट करने और बैंक पर स्टॉर्म करने की तैयारी करती है। हालांकि बॉम्ब के एरिया के स्कूल प्रोजेक्ट होने का रेवलेशन पुलिस तक जनिया के एक नोट के जरिए पहुंचता है, जिसे एक रिलीज्ड हॉस्टेज ने पास किया था। इससे टैक्टिकल गेम पूरी तरह से बदल जाता है और स्टैंड ऑफ के कोर में एक मैसिव मिसअंडरस्टैंडिंग सामने आती है। बैंक के अंदर का स्टाफ जनिया से आग्रह करता है कि वो पुलिस को बताए कि ये बॉम्ब नहीं है। जनिया की कोर डिमांड अभी भी वही रहती है, वो तभी सरेंडर करेगी जब उसे धमकाने वाले और उसकी कार इंपाउंड करने वाले पुलिस ऑफिसर को हटाया जाएगा। रेमंड अपने वादे का सम्मान करने के लिए डिटर्मिन्ड, ऑफिसर सैम पर ऑफिसर ओलिवर की पहचान बताने और कार डैमेज की पुष्टि करने के लिए प्रेशर डालती है। पुलिस ओलिवर की आइडेंटिटी कंफर्म करती है और बताती है कि उसकी कार वाकई PIT मैन्यूवर की वजह से डैमेज्ड हुई थी। इसे साबित करने के लिए जनिया ओलिवर की एक फोटो उसके फोन पर बैंक के अंदर भेजने की डिमांड करती है। जैसे ही जनिया को ऑफिसर ओलिवर की फोटो मिलती है, जो फिजिकल प्रूफ उसे चाहिए था ताकि वो पुलिस पर ऑनेस्ट होने का विश्वास कर सके, वो प्रोक्लेम करती है, आई टोल्ड यू आई वॉजंट लाइंग। वो सभी को रिलीज करने और बैंक से बाहर निकलने के लिए सहमत हो जाती है। नॉट बॉम्ब और गुण को अंदर छोड़ देती है। ये एक बहुत बड़ा मोमेंट ऑफ ट्रस्ट था। लेकिन जैसे ही जनिया सरेंडर करने की तैयारी करती है, उसका फोन फिर से बजता है। ये उसकी माँ थी। जनिया बैंक में हुई मिसअंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेन करती है कि वो सिर्फ एरिया के लंच मनी के लिए अपनी चेक कैश करना चाहती थी और बातें गॉट आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। फिर वो डेवस्टेटिंग ब्लो आता है। उसकी माँ वो खबर देती है जो जनिया की दुनिया को शैटर्ड कर देती है। एरिया की पिछली रात मौत हो गई थी। ये रेवलेशन अल्टीमेट ट्रैजिक ट्विस्ट था। जनिया ने उस दिन जो भी डेस्परेट एक्शंस लिए थे, माइनस लंच मनी के लिए लड़ना, इविक्शन से लड़ना, अपनी जॉब खोना, बैंक में घुसना माइनस, वो सब एक ऐसे बच्चे के लिए थे जो पहले ही चला गया था। इस मोमेंट का इमोशनल वेट क्रशिंग था। जनिया की एरिया की मेडिकेशन के लिए पहले की प्लीड्स और लंच मनी लाने की उसकी डेस्परेट नीड अब एक अनबेरेबल सैडनेस में बदल जाती है। वो एक ऐसे फ्यूचर के लिए लड़ रही थी जो उससे पहले ही छीन लिया गया था। उसका ट्रॉमा जो पहले एड्रेनलिन और डेस्परेशन से ढका हुआ था, अब एगनी के साथ साफ हो जाता है। क्या शॉकिंग रिवील था। आखिरी पलों में रेमंड, जो जनिया से कम्युनिकेट कर रही थी, अभी भी बैंक के अंदर थी। जनिया से और रिमेनिंग हॉस्टेजेस को उनकी सेफ्टी के लिए जाने का आग्रह करती है, लेकिन रेमंड मना कर देती है। कहती है वे गोइंग आउट टुगेदर। वो जनिया के साथ खड़ी रहती है। वो पहली शख्स थी जो पूरे दिन उसके साथ खड़ी रही थी। जैसे ही वे बैंक से बाहर निकलते हैं, जनिया पूरी तरह से टूट चुकी थी। पुलिस के सामने सरेंडर कर देती है। रेमंड उससे जेल में मिलने का प्रॉमिस करती है। आर्या को उससे मिलाने का प्रॉमिस करती है। वो ये भी प्रॉमिस करती है कि एरिया को उसके $40 लंच के लिए मिलेंगे। एरिया की मौत का खुलासा होने के ठीक बाद किया गया ये हार्ट ब्रेकिंग प्रॉमिस एक फाइनल गट रेंचिंग इमोशनल बीट था, जो रेमंड की कंपैशन और जनिया के अनडाइंग मदरली लव को उजागर करता है, डिस्पेयर में भी। फिल्म जनिया के साथ खत्म होती है डिफीटेड, लेकिन शायद फाइनली सीन उसे ले जाया जा रहा था। स्ट्रॉ सिस्टेमिक पॉवर्टी, ह्यूमन रेजिलियंस के ब्रेकिंग पॉइंट और क्राइसिस के मोमेंट्स में बने अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस का एक पावरफुल ट्रैजिक एक्सप्लोरेशन है।
ये एक रिमाइंडर है कि कभी कभी सबसे खतरनाक सिचुएशंस मैलिस से नहीं बल्कि प्योर अनअडल्टरेटेड डेस्परेशन से पैदा होती हैं। और ये थी फिल्म स्ट्रॉ की कहानी। आपने जनिया की इस हैरोइंग जर्नी के बारे में क्या सोचा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कभी कोई डीप डाइव मिस ना करें। देखने के लिए शुक्रिया और हम आपसे मिलेंगे अगली बार।